हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका मेनली ताल्लुक ए लेवल्स इकोनॉमिक्स से है, A2 से। ये और बात है कि वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इनडायरेक्टली उसका नाम लिए बगैर, यानी कि फिलिप्स कर्व का नाम लिए बगैर ओ लेवल्स में भी किसी हद तक उसके बारे में बात की जाती है और AS लेवल में भी किसी हद तक बात की जाती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिलेटेड है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की रिलेशनशिप पर। तो जाहिर बात है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ओ लेवल्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स AS लेवल, सब में उसका इनडायरेक्टली इस्तेमाल या छोटा मोटा कॉन्सेप्ट उसके बारे में दिया जा रहा होता है। लेकिन सही मानों में फिलिप्स कर्व जो है वो ए लेवल्स इकोनॉमिक्स यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, या फिर IB इकोनॉमिक्स की बात करें तो HL वाले पार्ट में फिलिप्स कर्व का टॉपिक आता है। फिलिप्स कर्व बात कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट की रिलेशनशिप पर। तो चलें डिस्कस करते हैं। बीच बीच में कहीं कहीं स्लाइड्स पर कुछ ज्यादा टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो नोट्स लेना चाहते हैं, अगर तो वो रोक कर वीडियो को नोट्स ले सकते हैं ताकि वो ज्यादा इफेक्टिवली लिख भी सके। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं अपना। बात करते हैं फिलिप्स कर्व पर तफसील से। जी जनाब, अपनी वीडियो को मैं ऊपर रख दूं जरा सा। जी, आपके सामने है, नाम लिखा हुआ है AW फिलिप्स, राइट। कभी कभार मजाक में मैं इसको अब्दुल वहाब फिलिप्स कह रहा होता हूँ, क्योंकि जो ओरिजिनल नाम है वो काफी डिफिकल्ट है, एल्बन विलियम फिलिप्स, राइट। 1960s का ये कॉन्सेप्ट है, 70s का, जिसमें फिलिप्स साहब का मानना यह है न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक था और उन्होंने बात ये की पूरी सेंचुरी का डेटा स्टडी करके के वेज इन्फ्लेशन रेट में और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप है। वेज इन्फ्लेशन रेट से क्या मुराद है कि वेजेस कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, वेजेस का इन्फ्लेशन क्या है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि उसका क्या मतलब है। तो फिलिप्स कर्व जो है वो डिस्कस कर रहा है वेज इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की इनवर्स रिलेशनशिप पर। चलें पहले डायग्राम देखते हैं और फिर उसके पीछे की बैकग्राउंड थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। ये रहा आपके सामने, क्या कहते हैं, फिलिप्स कर्व। वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि वेज इन्फ्लेशन रेट है, एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और आपको यहां पर डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन जो नजर आ रही है, दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन इज रेफर्ड एज फिलिप्स कर्व। आपको पता ही है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का इकोनॉमिक्स में क्या मतलब है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये लाइन हमें इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रही है वेज इन्फ्लेशन रेट के और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के दरमियान। आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% है और वेज इन्फ्लेशन रेट 3% है। और अगर हम वेज इन्फ्लेशन रेट को 3% से 7% पर लेके जाते हैं तो हमें नजर आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 8% से 5% पर आ रहा है। और अगर हम वेज इन्फ्लेशन रेट को सप्रेस करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 7% से 3% पर लाने की कोशिश करते हैं, तो हमें साफ नजर आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% से 8% पर चला जाएगा। मैं दोबारा बता दूं कि वेज इन्फ्लेशन रेट का मतलब यह है कि वेजेस कितनी तेजी से बढ़ रही है। वेज इन्फ्लेशन रेट जब बढ़ेगा 3 to 7%, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा 8% से 5%। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट वेज इन्फ्लेशन रेट को 7% से 3% पर लाना चाहती है, तो उसे मजबूरन अनएम्प्लॉयमेंट को 5% से 8% पर देखना पड़ेगा। तो फिलिप्स अपने सादा अल्फाज में कहना यह चाह रहा है कि वेज इन्फ्लेशन रेट में और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इनवर्स रिलेशनशिप है, या यूं कह लें कि ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, एक चीज दो एक चीज लो। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो चाहिए तो वेज इन्फ्लेशन रेट हाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर
वेज इन्फ्लेशन रेट लो चाहिए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये फिलिप्स का मानना था। अच्छा जी, ऐसा है क्यों? कहना क्या चाहता है? कहना क्या चाहते हो भाई? उस पर बात करते हैं। ठीक है। बात सारी ये है कि अगर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी, या यूं कह लें कि इकोनॉमी रिसेशन में थी, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रिवाइव हो रही है, या डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जनरली बढ़ रही है, तो हमें पता है कि डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस वक्त फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर की बात कर रहा हूं मैं। तो जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी। अब जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वेज रेट्स को बढ़ाना होगा बास टाइम, जरा ज्यादा रेट से। उसकी वजह यह होगी कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप में फंसे हुए वर्कर्स। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप का क्या मतलब है, पहले इसको समझ लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप का मतलब यह है कि जो वेज रेट मार्केट में ऑफर हो रहा है और जो ट्रांसफर अर्निंग वर्कर्स फेस कर रहे हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो वर्कर्स फेस कर रहे हैं जॉब पर आने पर, तो वेज रेट में और उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कोई खास फर्क नहीं है। इसलिए वर्कर्स को नहीं लग रहा कि जॉब को ऑफर करना कोई समझदारी है। मिसाल के तौर पर 20,000 रुपए, मैं रुपयों में बात कर रहा हूं, 20,000 रुपए गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे रही है। वैसे तो पाकिस्तान में ऐसा कोई केस नहीं है, उल्टा आपके लिए और मुसीबतें बढ़ा देते हैं। लेकिन हम थोड़ी सी देर के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो 20,000 रुपए हैं, और जो जॉब हो रही है, ऑफर हो रही है वर्कर्स को, वो 21,000 ऑफर कर हो रही है। तो अब सारी बात है कि 21,000 की जॉब के लिए, यानी कि सिर्फ 1,000 एडिशनल के लिए 20,000 रुपए का मुफ्ता कोई क्यों छोड़ेगा? गवर्नमेंट से 20,000 रुपए वैसे ही मुफ्त मिल रहे हैं, तो 1,000 फर्दर के लिए आप क्यों ऑप्ट करेंगे जॉब को? एज अ रिजल्ट आप अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप में फंसे रहेंगे। अगर इस अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप से निकलना है या निकालना है वर्कर्स को, तो जाहिर बात है कि वेजेस को ज्यादा तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वेजेस जो ऑफर हो रही है मार्केट में और जो एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ट्रांसफरिंग है, उसमें इतना डिफरेंस हो कि मार्केट वेज रेट देखकर वर्कर ये प्रेफर करे कि अनएम्प्लॉयड रहने से बेहतर है कि जॉब को ऑप्ट कर लिया जाए। तो जब तक मार्केट वेज रेट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफरेंस नहीं बढ़ेगा, जब तक वर्कर्स जॉब पर नहीं आएंगे। एज अ रिजल्ट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना है तो वेज इन्फ्लेशन रेट को थोड़ा खुला छोड़ना पड़ेगा, ताकि वेजेस जब बढ़ेंगी तो वर्कर्स उस अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप से बाहर आएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। राइट? ये सारी बात है। अच्छा, इसी के ऑपोजिट, अगर वेज इन्फ्लेशन रेट को कम करना है तो गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी ओवरऑल इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। क्योंकि जाहिर बात है कि जब वेजेस बढ़ेंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। तो अगर वेज इन्फ्लेशन रेट को या इन्फ्लेशन को कम करना है तो फिर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज अडॉप्ट करके इन्फ्लेशन को कम करने में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज अडॉप्ट होंगी तो इन्फ्लेशन रेट तो नीचे आएगा, लेकिन एग्रीगेट डिमांड फॉल होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पता क्या चला कि वेज इन्फ्लेशन रेट को अगर सप्रेस करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो वेज इन्फ्लेशन रेट को थोड़ा खुला छोड़ना पड़ेगा। और वहां पर भी जाहिर बात है कि ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व है, यानी कि एक चीज दो, एक चीज दो। सो अकॉर्डिंग टू फिलिप्स, देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द टू गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा जी, फिर मैं जरा सा डिस्कस कर लेता हूं शेप ऑफ फिलिप्स कर्व। एक्सप्लेनेशन उसके लिखी हुई है यहाँ पे, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके वो सारी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि मैंने दोबारा से वाई एक्सिस पर वेज इन्फ्लेशन रेट लेके और एक्स एक्सिस पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेके फिलिप्स कर्व दोबारा ड्रॉ कर दिया। लेकिन वहां मैंने सिर्फ दो रीडिंग्स ली हुई थी, दो फिगर्स ली हुई थी।
यहां पे मैंने 4 पॉइंट्स शो किए हुए, ABCD। मैं बात शुरू करता हूं पॉइंट ए से। फर्ज करें कि इकोनॉमी में 12% अनएम्प्लॉयमेंट थी पॉइंट ए पर, और उस 12% अनएम्प्लॉयमेंट पर 2% इन्फ्लेशन था। तो गवर्नमेंट को, या यूं कह लें कि गवर्नमेंट को नहीं बल्कि इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए हमें डायग्राम पे साफ नजर आ रहा है कि वेज इन्फ्लेशन रेट को 2 से 3% पर लेके जाना पड़ेगा। बात क्या हो रही है सारी यहां पर, कि आप देख सकते हैं इनिशियली कि क्योंकि हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर, गौर से सुनेगा मेरी बात, क्योंकि हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर जाहिर बात है कि ट्रेड यूनियंस वीक होंगी, जाहिर बात है कि वर्कर्स वीक बार्गेनिंग पोजीशन में होंगे, जाहिर ही बात है कि वर्कर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू गेट एम्प्लॉयड लो होगी। तो नतीजा ये निकलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 12 से 8% पर लाने के लिए सिर्फ 1% से वेज इन्फ्लेशन रेट का बढ़ना ही काफी होगा। जबकि आप ये देखें पॉइंट सी और डी को कंपेयर करें अब, कि अगर फर्ज करें कि इकोनॉमी पॉइंट सी पर थी जहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% और वेज इन्फ्लेशन रेट 7% था, तो आप देख सकते हैं कि सी से डी पर जाने पर, यानी कि जब इकोनॉमी में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी लो है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए सिर्फ 5 से 4% पे लाने के लिए आप देखें कि वेज इन्फ्लेशन रेट को काफी खुली छूट देनी पड़ रही है, राइट। यानी कि यहां सिर्फ 1% अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए वेज इन्फ्लेशन रेट को 7 से 11% तक बढ़ाना पड़ेगा, जबकि यहां 4% अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए सिर्फ 1% वेज इन्फ्लेशन काफी था। दिस इज वाई दिस लाइन इज नॉट अ स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। भाई कोई कह सकता है ना कि सर इनवर्स रिलेशनशिप शो करनी थी तो सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन बना देते, ये इन्वर्ट कॉनकेव क्यों बनाया है? तो ये इन्वर्ट कॉनकेव क्यों क्यों है? क्योंकि हायर अनएम्प्लॉयमेंट्स पर थोड़ा सा ही वेज इन्फ्लेशन रेट वुड बी इनफ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, but when the unemployment rate is already very low, then to reduce it further, a very high wage inflation rate would be required, right? So this is the reason of why Phillips curve is inward concave. ठीक है, आप चाहें तो ये नोट्स वगैरह भी ले लीजिएगा, डायग्राम अपने पास बना लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम आ गए जरा सा एक और बात पर। हेडिंग ऊपर डालते हैं लेकिन मैं यहाँ नीचे डाली हुई है जुमलों को कंप्लीट करने के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं अडेप्टिव फिलिप्स कर्व की। इकोनॉमिस्ट को पुराने जमाने में सुकून नहीं था स्टूडेंट्स की लाइफ को झंड बनाने के लिए, मुसीबत खड़ी करने के लिए नई से नई बातें वो करते रहते थे। अब दो इकोनॉमिस्ट थे, पॉल सैमुअल्सन और रॉबर्ट सोलो। पॉल सैमुअल्सन के बारे में मैं ये बात बता दूं कि पॉल सैमुअल्सन पहला राइटर था जिसको मैंने पढ़ा था, और उसी की राइटिंग से इंप्रेस होके मैं इकोनॉमिक्स के पीछे लग गया था। एनीवे, तो पॉल सैमुअल्सन और रॉबर्ट सोलो, दो इकोनॉमिस्ट, इन्होंने ये बात की कि जब वेजेस बढ़ेंगी बगैर प्रोडक्टिविटी के बढ़े, तो जाहिर बात है कि फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जब फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फर्म्स प्राइसेस बढ़ाएंगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वेजेस बढ़ती रहे और इन्फ्लेशन ना बढ़े। ऑब्वियसली जब वेजेस बढ़ेंगी विदाउट एनी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, तो उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो एक्चुअली उन्होंने कहा कि वेज इन्फ्लेशन रेट का बढ़ना एक्चुअली इन्फ्लेशन रेट का बढ़ना है। और फिर उन्होंने क्या किया कि, सॉरी मैं वापस जाता हूं स्लाइड पर, फिर उन्होंने क्या किया कि वाई एक्सिस पर वेज इन्फ्लेशन रेट रखने के बजाय उन्होंने सिर्फ इन्फ्लेशन रेट रख दिया, और अडेप्टिव फिलिप्स कर्व के नाम से एक और चीज हमारे सामने आ गई। इसको अलग से अडेप्टिव फिलिप्स कर्व क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि एक्चुअल जो फिलिप्स कर्व है वो इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की रिलेशनशिप नहीं बता रहा, वो वेज इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की रिलेशनशिप डिस्कस कर रहा है। लेकिन रॉबर्ट सोलो ने और पॉल सैमुअल्सन ने कहा कि क्योंकि वेजेस बढ़ेंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो एक्चुअली तो फिलिप्स कर्व जी इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट मॉडर्न थियरीज में जो हम पढ़ रहे होते हैं वो इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे होते हैं यूजुअली।
तो वो रिलेशनशिप आपके सामने है, आपको नजर आ रहा है कि वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन रेट, एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो दोनों क्या कहते हैं, इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा जी, अब अडेप्टिव फिलिप्स कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए मैं केनेजियन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के डायग्राम का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन जरा आप लॉजिक समझ लें कि क्यों वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप है। और बात बहुत हलवा है, कोई खास नहीं है, आपके 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। और वो बात क्या है कि फर्स्ट करें कि गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसीज अडॉप्ट करती है, फिस्कल और मॉनेटरी दोनों। तो जाहिर बात है एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और केनेजियन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, तो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो फॉल होगा, लेकिन एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइसेस जिस रेट से बढ़ रही थी वो रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसीज के जरिए देखें, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने को जहन में लाएं, मैं डायग्राम पे भी जाऊंगा अभी, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने को जहन में लाएं, तो आपको मालूम है कि उससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो कम हो रहा होगा क्योंकि जीडीपी बढ़ रहा होगा, लेकिन दूसरी तरफ प्राइसेस भी तेजी से बढ़ने लगेंगी। ठीक है, जबकि अगर मैं कहूं कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड फॉल हो रही होगी, और जब एग्रीगेट डिमांड फॉल हो रही होगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, इन्फ्लेशन रेट तो कम हो रहा होगा, लेकिन एग्रीगेट डिमांड के कम होने से जीडीपी कम होगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा होगा। तो एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज को जहन में लाएंगे तो इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की इनवर्स रिलेशनशिप बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो वो अनएम्प्लॉयमेंट को तो कम करेगा लेकिन इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, और अगर एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो वो इन्फ्लेशन को तो कम करेगी लेकिन दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ा देगी। सो द मेन पॉइंट इज दिस, दैट लो इन्फ्लेशन एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। या तो इन्फ्लेशन रेट हाई होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो होगा, और अगर इन्फ्लेशन रेट को सप्रेस करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होगा। तो फिलिप्स कर्व ये बता रहा है, अडेप्टिव फिलिप्स कर्व, कि इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो फिर अगर गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हायर अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और अगर लोअर अनएम्प्लॉयमेंट चाहिए तो हायर इन्फ्लेशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक चीज दो, एक चीज लो वाला हिसाब है, ट्रेड ऑफ वाला हिसाब है, TRADE ऑफ, कि आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, एक चीज देनी पड़ेगी, एक चीज लेनी पड़ेगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मीठा शरबत चाहिए तो इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, और अगर इन्फ्लेशन रेट को कम करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बढ़ने का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। राइट, अब यही चीज मैंने डायग्राम से दिखाई है। डायग्राम देखने में बड़ी खतरनाक है, कंफ्यूज मत होइएगा। बस फिलिप्स कर्व डायग्राम को और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, केनेजियन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को एक साथ रख दिया है मैंने, क्योंकि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि फिलिप्स कर्व जो है, गौर से सुनिएगा ये बात, फिलिप्स कर्व जो है वो केनेजियन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व का मिरर इमेज है। आप देखें ये यूं जा रहा है, तो अगर इसको मिरर में रखेंगे तो ये लाइन यूं आ जाएगी। और कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, केनेजियन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाया हुआ है मैंने, इसकी एक्सप्लेनेशन में मैं फिलहाल नहीं जाऊंगा। एग्रीगेट डिमांड शो की हुई है। पहला जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो प्राइस पी और वाई पर इंटरसेक्ट कर रहा है एग्रीगेट सप्लाई कर्व को, यानी कि प्राइस लेवल ये था और नेशनल आउटपुट ये था। और उसी जगह पे स्ट्रेट जाता हूं मैं फिलिप्स कर्व पर, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी पॉइंट ए पर थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12% था, जबकि इन्फ्लेशन रेट उस जगह पर 2% था। गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट की, एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट हुआ AD1 पर, प्राइस लेवल आ गया P1 पर, नेशनल आउटपुट चला गया Y1 पर। जाहिर बात है कि जब नेशनल आउटपुट बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल होगा। एज अ रिजल्ट पॉइंट ए से फिलिप्स कर्व पर मूवमेंट हो गई पॉइंट बी पर, 12% से 8 पर आ गए। राइट, गवर्नमेंट ने मजीद एक्सपेंशनरी पॉलिसीज अडॉप्ट की, एग्रीगेट डिमांड 1 से एग्रीगेट डिमांड 2 पर शिफ्ट हो गया। नतीजा ये निकला कि प्राइस लेवल आ गया P2 पर, नेशनल आउटपुट आ गया Y2 पर, यानी कि आउटपुट तो बढ़ रहा है लेकिन साथ साथ प्राइस के बढ़ने का रेट आप देखें गैप बढ़ गया। राइट, और आपको साफ नजर आ रहा है कि अब इस पर फिलिप्स कर्व पर पॉइंट है C,
यानी कि इन्फ्लेशन रेट 7% है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% है। एग्रीगेट डिमांड को मजीद बढ़ाते हैं तो प्राइसेस और तेजी से बढ़ने लगती हैं, P3 पर चली जाती हैं, यानी कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो वो मैंने 11% पर ले आया, राइट। और एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4% पर आ गया, क्योंकि जब एग्रीगेट डिमांड कर्व AD2 से AD3 पर जाएगा तो आप देख सकते हैं कि नेशनल आउटपुट Y2 से Y3 पर आ रहा है, जिसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5 से 4% पे आ गया, लेकिन उस एक्सपेंशन की वजह से इन्फ्लेशन रेट 11% पर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि फ्लिप्स कर्व जो है वो एक्चुअली केनेजियन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व का मिरर इमेज है, और वो सिंपली ये दिखा रहा है कि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने और कम होने से क्या हो रहा है। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो कम हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, और जब एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है तो इन्फ्लेशन रेट तो कम हो रहा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। तो इनवर्स रिलेशनशिप आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो फिर फिलिप्स ये कह रहा है कि भाई ट्रेड ऑफ है, राइट। एक चीज दो एक चीज लो, अगर हायर इन्फ्लेशन एक्सेप्ट कर सकते हो तो लोअर अनएम्प्लॉयमेंट का गिफ्ट मिलेगा, लेकिन अगर लोअर इन्फ्लेशन का गिफ्ट चाहिए तो हायर अनएम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। अच्छा जी, यहाँ जाइएगा नहीं, बल्कि मैं वापस चला जाता हूँ, वरना आप लोग भाग जाएंगे। अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, यहां मैं रुक रहा हूं। यहां मैंने आपको सिर्फ फ्लिप्स कर्व एक्सप्लेन किया है, राइट। अभी क्रिटिसिज्म ऑफ फ्लिप्स कर्व अभी बाकी है, एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व अभी बाकी है। तो ये फिलिप्स कर्व का सिर्फ पार्ट 1 था, फिलिप्स कर्व का द्वितीय भी आएगा, पार्ट 2 भी आएगा एक दो दिन में, राइट। तो इसको अच्छे से पढ़िए। यहां सिर्फ ये डिस्कस किया है कि इनवर्स रिलेशनशिप है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि मिल्टन फ्रीडमैन ने लिया पंगा और उसने कहा कि जी ये इनवर्स रिलेशनशिप सिर्फ शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी सी देर के लिए पॉसिबल है, इन्फ्लेशन रेट को बढ़ा के अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम कर लो, लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है। और फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंटेड फ्लिप्स कर्व का, जिसको हम लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व भी कहते हैं, और वो सेकंड पार्ट में डिस्कस होगा। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और पढ़ते रहिए, बार बार देखते रहिए वीडियोस, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और दूसरों को भी मशवरा दिए कि भाई अच्छी तरह इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो जरा आ जाओ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक्स अ लॉट।